दिल्ली, झारखंड, रांची और जितने भी भारत के बड़े शहर हैं उनमें मौसम से संबंधित कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। कहीं बहुत तेज बारिश है, कहीं बहुत तेज गर्मी है और कहीं बहुत तेज आंधी और अंधड़, वज्रपात, तमाम चीजें की बातें हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहां से आती है? वो आती है भारतीय मौसम विभाग से। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने निमंत्रित किया है भारतीय मौसम विभाग के झारखंड के डायरेक्टर अभिषेक आनंद जी का। मौसम वैज्ञानिक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि ये मौसम विभाग करता क्या है, मतलब ये जो तमाम जानकारियां लोगों को मिलती हैं वो कहां से आती हैं और उसका काम कैसे होता है? तो अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, न कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अपितु जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हों, इवन प्राइवेट सेक्टर है, तो हमारे सर्विसेज का सबको फ़ायदा देखने को मिलता है। चाहे आप विमानपत्तन की बात करें, एयरपोर्ट में जो भी आप जाते होंगे तो वहाँ पे भी वेदर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे अर्बन प्लानिंग की बात करें, चाहे आप पॉल्यूशन की बात करें, चाहे आप फ्लड मैनेजमेंट की बात करें, चाहे डैम मैनेजमेंट की बात करें, तो आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी की भी इतनी बात होती है, उसमें भी मौसम विज्ञान का, मौसम विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सभी सेक्टर्स और सभी आयाम, ऐसे कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं है। कम ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल है। छोटे छोटे चीज़ों में जिसपे आप लोग अगर ध्यान भी नहीं देते होंगे तो ईटा, जब लोग ईटा भट्टा लगाते हैं तो उसमें भी वेदर का इम्पोर्टेंस है। बीड़ी पत्ते में भी वेदर का इम्पोर्टेंस है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कोई खेती कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग, मतलब कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें वेदर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फोरकास्ट का मेन एम ही है कि आप उस चीज़ से निपटने के लिए अच्छे से प्लान कर पाएं। बड़ी अच्छी बात अभिषेक सर आपने कही कि कई जो है बड़े सेक्टर से लेकर के छोटे सेक्टर, आप उसको ऐसे देखें कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वहां से लेकर के खेती कैसी होगी, वहां तक में जो मौसम विभाग अपना फोरकास्ट देता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन चुनौती ये है सर कि पहले दिन तो हम बताते हैं कि अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसा रहेगा, 2 दिन बाद फिर हम कहते हैं कि मौसम ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो फिर तो वो पूरी प्लानिंग जो आप बता रहे हैं वो तो इधर से उधर हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नॉर्मली जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं वो 7 दिनों का करते हैं, और हर गुरुवार को हम लोग एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट करते हैं जो 15 दिन का होता है, और मंथ के स्टार्टिंग में 1 महीने का फोरकास्ट होता है। तो जितना लंबा फोरकास्ट पीरियड होता है ना, उसमें अनसर्टेनिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। जितना हम लोग क्लोज आते हैं उतना एक्यूरेट फोरकास्ट होता जाता है। तो क्योंकि वेदर इतना डायनेमिक चीज़ है और क्लाइमेट चेंज आने के कारण जो वेदर में है वो लोकलाइज चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनको कैप्चर करने के लिए आप यही समझिए कि सबसे जो तेज़ तरह सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो वेदर फोरकास्ट में यूज होते हैं। अच्छा, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इतना डायनेमिक चीज़ है, और ये कभी भी, मतलब दिन में 4 बार भी बदल सकता है, 1 बार भी बदल सकता है, क्योंकि लोगों को आपको सही जानकारी देनी है। तो जब भी ये बदलाव हो, जैसा आपने फोरकास्ट दिया है, अगर उसमें कुछ बदलाव हो तो ये हमारी रहती है कि हम लोग लोगों तक सही बात पहुंचाएं कि हाँ, ये बदलाव अब हो रहा है, जिसके कारण से ये जो फोरकास्ट है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग अपग्रेड, डाउनग्रेड, वार्निंग भी करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती, क्योंकि सही समय पे, क्योंकि आप देखिए, अगर आप वार्निंग पे तटस्थ रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो लोग सही में जो प्लानिंग किए होंगे वो प्लानिंग फेल कर जाएगी, क्योंकि वेदर चेंज होने वाला है। तो हम लोगों को ये जानकारी लेनी पड़ती है, या लोग भी देखते हैं आज के दिन में कि पेपर से, सोशल मीडिया से, या आपके डिजिटल में सबसे ज़्यादा लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें आप अभी में क्या चल रहा है उस चीज़ में, नहीं तो एक बार में आपने फोरकास्ट कर दिए फिर 7 दिन बाद करे, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत चेंजिंग चीज़ है, और इसमें जब भी कोई चेंजेस होता है तो हम लोग प्रेस मीडिया के थ्रू में जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया के थ्रू में। बल्कि मैं तो देख रहा हूँ सर कि हमें मोबाइल पर ये अगले 3 घंटे के बारे में भी जानकारी मिलने लग गई है। यानी मैं समझ रहा हूँ कि IMD इस वक्त जो कॉमन पर्सन है, जो आम आदमी है, उसके मोबाइल तक भी SMS के जरिए रीच आउट कर रहा है, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है। जी जी जी, इसमें एक सचेत ऐप है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और सचेत के थ्रू में ही हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में मिलकर ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये लोकेशन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पूरे रांची में अगर बारिश नहीं हो रही है, एक हिस्से में हो रही है, तो जिस हिस्से में बारिश हो रही है उसी हिस्से में ये मैसेज जाएगा। तो ये लोकलाइज टारगेटेड
मैसेजेस हैं। बड़ा उन्नत व्यवस्था के बारे में सर आपने जिक्र किया कि यहाँ तक वो है कि अगर इस सिटी के इस खास हिस्से में बारिश होने वाली है तो उसी हिस्से में उस हिस्से में जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा अपना मोबाइल नंबर या जहाँ से उनका पता होगा कि इस तरफ से ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे मैसेजेस जाएंगे। एक बार थोड़ा इसमें अंदर चलते हैं, चूंकि आप सर मौसम वैज्ञानिक हैं, आप ही इस बात का सही जवाब दे सकते हैं कि कैसे आप नापते हैं कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी, आखिर बिजली गिरने वाली है, इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, क्या है वो मशीन? थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि वेदर फोरकास्ट कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, फोरकास्टिंग करने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन हो गया कि वेदर पैरामीटर्स अभी कैसे हैं, आगे कैसे ये रह सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे ज़रूरी है कि इसको नापना। तो जब तक हम लोग नापेंगे नहीं उसके बारे में चीज़ें बता नहीं पाएंगे। तो क्योंकि वेदर जो है लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, तीन के इंटरेक्शन से बना है, तो आपको तीनों जगह पे नापना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जगह पे कैसा मौसम रहेगा, इसमें उसका जो सोलर इंसोलेशन है कितना आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है, या उसको एल्टीट्यूड जो हम लोग बात करते हैं, ओरोग्राफी कैसी है अगल बगल की, फ्लोरा फोना कैसा है, फॉरेस्ट आसपास में कैसा है, समुद्र से दूरी कितनी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका क्या है, ये सारे फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि ज़मीन पे, आसमान पे और समुद्र पे, तीनों जगह पे हम लोग अच्छे से मापें जो वेदर पैरामीटर्स हैं। तो क्या क्या वेदर पैरामीटर्स नॉर्मली हम लोग नापते हैं? तो टेम्परेचर में अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब। ड्राई बल्ब जो अभी जो चल रहा है, वेट बल्ब जिससे हम लोग आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग निकालते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम दिन में एक बार जो मैक्सिमम मिनिमम होता है। प्रेशर, फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेशर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेदर सिस्टम के लिए प्रेशर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सिस्टम कहाँ मूव करेगा। उसके अलावा फिर रेनफॉल, बारिश कितनी हुई है, बारिश की इंटेंसिटी कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर हो जाता है। फिर विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन हो जाता है, हवा किस दिशा से आ रही है, किस गति से आ रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लाउड, कौन सा क्लाउड है, कितने हाइट पे क्लाउड है, तो ये बेसिक पैरामीटर्स हम लोग हर जगह पे नापते हैं। तो इतनी सारी चीजों को कैलकुलेट करके तब आखिर में फोरकास्ट किया जाता है। अब इसमें यही चीज़ समझिए कि ये जो पैरामीटर नापते हैं इसको दो तरीके से हम लोग नापते हैं। एक तो मैनुअल तरीका हो गया जिसमें आदमी जाके ये सारा पैरामीटर नाप रहा है मशीनों से, और दूसरा हो गया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन टाइप की चीज़ें आ गई हैं, जिससे कि ये सारा पैरामीटर वो नाप के वो आपके सर्वर में देगा, आपके वेबसाइट पे वो सारा पैरामीटर पूरे झारखंड में कहीं भी आपने लगाया है तो वो सारा डेटा आपके कंप्यूटर पे मौजूद होगा कि अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, ये वेदर पैरामीटर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग आसमान की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो हम लोग रोज़ सुबह 4:30 बजे एक हाइड्रोजन बैलून छोड़ते हैं। ये अच्छा। हाँ, हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे कहाँ से, किन किन सेक्टर, किन किन जगहों से? ये हमारे मौसम कार्यालय रांची से हम लोग यहाँ छोड़ते हैं। और ये हाइड्रोजन बैलून इसलिए लेते हैं कि ये सबसे हल्का गैस होता है हाइड्रोजन, और ये अप टू 35 किलोमीटर हाइट तक जाता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर तक जाता है। और ये जो डेटा जो प्रोवाइड करता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ये बैलून में सेंसर लटक के जाते हैं, वो 35 किलोमीटर हाइट तक जाते हैं। डिफरेंट प्रेशर लेवल पे क्या टेम्परेचर है, क्या विंड है, क्या ह्यूमिडिटी है, ये सारा पैरामीटर बताते हैं। तो ये एक तो फोरकास्ट में, नॉर्मल फोरकास्ट में यूज होता है। साथ में एविएशन के लिए डेटा बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज होता है। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग में अगर हम लोग बात करें तो रडार और सैटेलाइट का बहुत उपयोग देखने को मिलता है, और इनके माध्यम से भी हम लोग वहीं पे बैठे बैठे बहुत दूरी तक की भी चीज़ों को हम लोग जो पैरामीटर्स हैं उसके वैल्यूज सैटेलाइट्स हमने छोड़े हुए हैं पहले से, जो घूम रहे हैं कि चारों ओर उनकी कक्षा में, जो रडार हमने ऊपर लगाए हुए हैं उनसे भी आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी, तो एक ग्राउंड बेस्ड रडार हो गया और एक सैटेलाइट बेस्ड रडार हो गया। उसके अलावा जो हम लोग इनसेट सैटेलाइट का नाम सुनते हैं, इनसेट 3D 3DS, जो हम लोग इसरो के सहयोग से ये जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, तो इसके भी जो प्रोडक्ट्स हैं ये 24 घंटा जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है, जो अर्थ के साथ में रोटेट कर रहा है। तो 24 घंटा हम लोग जो पैरामीटर्स हैं उसको मेजर कर रहे होते हैं। अलग अलग प्रोफाइल है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के प्रोफाइल हैं, और क्लाउड का क्या मूवमेंट है, और उसकी क्या क्लाउड टॉप टेम्परेचर क्या है, उसकी ब्राइटनेस टेम्परेचर क्या है, उसमें कितनी क्षमता है कि वो गर्जन कर सकता है, कितनी क्षमता है, कितना बारिश कंटेंट होगा उसमें। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग सैटेलाइट से, रडार से भी क्लाउड कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या इसमें ओलावृष्टि की क्षमता है, नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें, हवा कितनी तेज चल सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में, ये सारी चीज़ें की इससे जानकारी मिलती है, उससे पता चलता है। एक आम धारणा के बारे में सर जिक्र करना चाहूँगा आपसे, आप उसके साइंटिफिक पहलुओं को भी बता पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि रांची में बारिश हो रही है तो दूर से आदमी कहता है कि हाँ वहाँ तो बहुत जंगल है इसलिए बारिश हो रही है, या कि बार बार कहा जाता है कि जंगल अगर आप काट देंगे तो बारिश में आपको दिक्कत होगी। क्या ताल्लुक है जंगल का और बारिश का? देखिए, जंगल का और बारिश का ताल्लुक इस टाइप से है कि आप यही सोचिए कि जो ओरोग्राफी है, एक तो पहाड़ हो गए और साथ में जंगल हो गया। जैसे रांची की ही बात कर रहे हैं तो अगल बगल में छोटे छोटे पहाड़ हैं और साथ में मान लीजिए जंगली इलाका का पहले काफ़ी ज़्यादा था। एक तो इवोपोरेशन जो हम लोग देखते हैं कि पानी के स्रोत से जो इवोपोरेशन होता है, और एक होता ट्रांसपीरेशन जो पत्तों से भी जो मॉइस्चर जाता है एटमॉस्फेयर में। अच्छा। तो ये ओवरऑल ये मिल के जो आप देखते थे कि पहले के समय में रांची में सेकेंड हाफ में जो बारिश होती थी, कोई सिस्टम भी नहीं होता था, लोकलाइज रेनफॉल होती थी, उसमें ये बहुत बड़ा कारक था कि एक तो जो लोकल आपके जो पॉन्ड्स थे, छोटे नदियाँ या पॉन्ड्स थे, तालाब थे, उनसे, और जो पत्ते थे, जो जंगल के जो पत्ते थे, उनसे जो मॉइस्चर निकलता था, उसके कारण भी आप लोकलाइज थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश देखने को मिलता था। अच्छा। तो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहाँ का ये खासियत देखने को आपको मिलेगा कि काफ़ी जंगली एरिया होगा और वहाँ पे जो पेड़ होंगे वो ट्रॉपिकल नेचर के होंगे, और उसमें से आप देखिएगा कि उस एरिया में काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो उसी टाइप की स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है बारिश ज़्यादा। जहाँ पे पहाड़ हैं, अगर पहाड़ का विंडवर्ड साइड में है वो एरिया, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, या पहाड़ उल्टा साइड में वहाँ कम बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, ये भी काम करते हैं, इनकी वजह से बारिश में काफ़ी फर्क पड़ता है। एक सवाल लेकर के आते हैं कि बिहार में कोसी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, बड़ा मशहूर हो गया कि कोसी की बाढ़, वो नदियों की बाढ़। तो ये जो नदियों से निकलने वाली बाढ़ है, उसके बारे में क्या मौसम विभाग कुछ काम करता है? उसका क्या ताल्लुक है? आज के दिन में हम लोग फ्लैश फ्लड की भी वार्निंग देते हैं, और ये पूरे भारत भर में हम लोग दे रहे हैं। सिर्फ भारत भर की नहीं बात करें तो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ को भी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं और सैटेलाइट के द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि सॉइल सेचुरेट हो गया है कि नहीं हो गया। अच्छा। कई बार क्या होता है कि एक तो हम लोग वेदर पैरामीटर से बता पाते हैं कि मानसून ट्रफ जो है अगर हिमालय की तलहटी पे चला जाता है तो नेपाल और जो सटे हुए बिहार के इलाकों में भारी बारिश होती है, और जो पानी है वो नदियों में आता है। तो ये हम लोग को पहले से बता देते हैं कि नदियों में बारिश के पानी बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से है। साथ में जो मैंने बताया कि जो सॉइल है अगर वो सेचुरेट हो गया है, और जो ट्रिब्यूटरी है जो नदी में, वो जो उसमें कितना पानी आ रहा है, ये सारा चीज़ों के बारे में आज के दिन में आकलन हो जाता है। आज कोसी में जो मेन प्रॉब्लम जो फेस होता है वो ये होता है कि वो बहुत नोटोरियस नदी है, वो अपना पाथ है वो चेंज करता रहता है। अभी आपने यहाँ पे उसके लिए बनाया हुआ है, डैम बनाया हुआ है, बट वो अगला पाथ उसका 5 किलोमीटर अलग से चला गया, 10 किलोमीटर अलग से चला गया। तो कोसी के साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि उसका आप जो बरसात में देखते हैं वो सेम पाथ पे एक ही जगह पे जहाँ फ्लो कर रही है वहाँ नहीं फ्लो कर रही है, वो चेंज कर रहा है, अपना ट्रैक चेंज करता है, जिसके कारण से वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो मतलब आपका पूरी तरीके से सही नहीं हो पाता है कि आपने यहाँ बनाया है और नदी कहीं और से बह रही है, 5 किलोमीटर अलग से बह रही है। तो कोसी इसीलिए उसको सबसे नोटोरियस नदी कहा जाता है। तो उसके पीछे का प्रमुख कारण वो दिखाई देता है। झारखंड की बात करते हैं एक बार। झारखंड में अभी तक का जो मौसम का रवैया है, जो लोग रांची के निवासी हैं, जो लोग झारखंड के अन्य हिस्सों के निवासी हैं, उनका कहना है कि इस तरह की बारिश, शायद ज्यादा बारिश के बारे में वो बार बार कहते हैं कि इतनी बारिश तो हम पहले नहीं देखते थे। तो क्या अभी यह जो साल है 2025, उसमें झारखंड के मौसम में कुछ बदलाव है? क्या ऐसी स्थिति है कि कुछ हिस्सों में बहुत सूखा आने वाला है, कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है? देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है वो कहता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ेंगे। मतलब अब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कहीं ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, कहीं सूखा होगा तो बहुत ज़्यादा सूखा होगा, कहीं बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं साइक्लोन आएगा तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का साइक्लोन आएगा। तो जितना भी आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो इसमें सब चीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। ये फ्लड्स आएंगे तो बहुत एक्सट्रीम आएगा, सूखा आएगा, तो हर चीज़ का, और एक ही टाइम में आपको हो सकता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड की स्थिति है या बहुत भारी बारिश हो रहा है, और सेम ही स्टेट में कुछ जगहों पे ड्रॉट की कंडीशन है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को यही बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही रियल है, और ये इसका प्रभाव
अब एकदम हर जगह हम देखने को मिल रहा है विश्व में। अब ऐसा कोई देश अछूता नहीं रह गया है जहाँ इसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। और साथ में ये कहने की बात है कि सबका सामूहिक प्रयास चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि भूटान जो है वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, मतलब जितना उसका इन्वायरमेंट कार्बन उत्सर्जन को सोख सकता है उससे वो कम कार्बन प्रोड्यूस करता है। बट वहाँ पे भी जो ग्लेशियर के पिघलने से जो फ्लड्स हैं या क्लाउड बर्स्ट है, इस टाइप की चीज़ें, बादल फटने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को साथ में लेके चल रहे हैं, बट क्योंकि पूरा विश्व उस चीज़ को उतना नहीं तवज्जो दे रहा है, जिसके कारण से भूटान को भी सहना पड़ रहा है। तो ये सबकी मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप देखते हैं कि पेरिस समिट की बात से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसमें कि हम लोगों को ये बोला भी गया है कि सारे देश जुड़ें, और जो सबसे तकनीकी डेवलप देश है अमेरिका जैसे इससे निकल जा रहा है, तो ये जो उसका पूरा पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि सारे देश जब तक नहीं आएंगे, खासकर जो देश जिनमें तकनीक ज़्यादा है, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो जब तक छोटे देशों की, डेवलपिंग देशों की मदद नहीं करेंगे तो इस चीज़ से, इस चुनौती से निपट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात से सर मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर पा रहा हूँ मेरे दिमाग में कि अमेरिका अगर विश्व के मौसम के जो होने वाले जरूरी सुधार हैं उसमें सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका की वजह से हो सकता है कि रांची के मौसम में बदलाव देखने को मिले। अमेरिकन कंडीशंस की वजह से, या विश्व के जो दूसरे देश, बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अगर वे सहयोग नहीं करें तो उनका असर भूटान को भी देखना मिलेगा, और नीचे चल के आते हैं तो रांची, झारखंड, बिहार को भी देखने को मिलेगा। ऐसी बात से पिक्चर मेरे ड्रॉ हो रही है। अगला एक सवाल है कि जो मौसम में अलग अलग तरीके का व्यवहार हम देखते हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश के किसी आदमी से हम बात करें तो अगर वहां आंधी आ रही है तो मानेगा कि पानी ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, लेकिन झारखंड की तरफ चले तो वहां पे पानी बहुत कम पानी के साथ आंधी दोनों एक साथ ही आ जा रही है, तब वहां आंधी भी है, पानी भी है। तो ये जो मौसम अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है भारत के अलग अलग क्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्यों ऐसा होता है? देखिए, भारत में ही आप देखिएगा बहुत चीज़ों में लोकलाइज्ड वेदर फेनोमेना भी काम करते हैं। और जैसे आप थंडरस्टॉर्म की बात की हैं, तो थंडरस्टॉर्म ना हर जगह अलग अलग टाइप से डेवलप करता है। अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें हम लोग, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्योंकि हाइट पे है, मैकेनिकल लिफ्टिंग जो विंड्स को चाहिए, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उनको जो लिफ्टिंग चाहिए, वो अगर रांची की बात करें तो 650 मीटर ऑन एंड अप्रॉक्स MSL हाइट है रांची की। अच्छा। तो 650 मीटर एक्चुअली में जो मॉइस्चर लेडन विंड है वो ऊपर में है। अगर कोई क्लाउड अगर मान लीजिए बनता है जिसमें कि ओलावृष्टि है या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, तो उसको 650 मीटर कम जाना पड़ेगा। अगर बिहार में है वो 650 मीटर और जाना पड़ेगा। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। एक तो जो लिफ्टिंग मिल जाती है, साथ में जो बे ऑफ बंगाल से हम लोग को जो पोजीशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि खासकर जो ईस्टर्न बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर आता रहता है, और जब भी कोई सिस्टम है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बहुत ही अच्छे कंडीशंस बनते हैं। यही जैसे आपने यूपी में बोला, तो जब कोई बड़ा सिस्टम होगा झारखंड को क्रॉस करते हुए आपको यूपी तक पहुंचेगा, तो एक तो उस वजह से वहाँ पे कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है, या लोकलाइज थोड़ा बहुत कुछ जो एक्टिविटी है उसके कारण से कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। तो समुद्र से जो दूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि मॉइस्चर कितना आएगा आपके पास में। तो अगर समुद्र से दूरी ज़्यादा है तो आपके पास मॉइस्चर का सोर्स फिर है कि लोकलाइज कुछ, मान लीजिए थोड़ा बहुत नदी से आगे कोई बड़ा नदी है तो बहुत ज़्यादा उससे नहीं, क्योंकि समुद्र की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो समुद्र से दूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया था कि ओरोग्राफी है, वहाँ पे क्या फॉरेस्ट है, समुद्र से दूरी क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इन सब का भी रोल बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी की जो बात करते हैं, तो कन्याकुमारी साइड में हम लोग ट्रॉपिकल वेदर देखते हैं, और हम लोग अगर कश्मीर में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेमी टेम्परेट टाइप से सिस्टम हो जाता है, जैसा कि हम लोग यूरोप में देखते हैं। अच्छा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है कश्मीर में, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फोरकास्ट थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उसको हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे बहुत पहले से। जब वो मेडिटेरियन सी के आसपास से बनता है तो हम लोग इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ट्रैक कर रहे होते हैं, तो उसका टाइमिंग भी हम लोग बता सकते हैं। इस बात पे और जोर डालिएगा सर कि कई बार इस तरह की बात होती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहे हैं, जो हवाएं आ रही हैं वो भारत के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। इसका क्या है अर्थ, क्या है इस बात का? देखिए, मौसम का कोई बाउंड्री नहीं होता है, देशों का बाउंड्री होता है। और जैसे आपने पहले भी बताया था कि एक जगह का मौसम दूसरी जगह पे इम्पैक्ट करता है, एकदम करता है।
टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अगर अमेजोन के फॉरेस्ट में आग लगी है तो उसका असर विश्व के क्लाइमेट पे पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो आकलन का विषय हो जाता है। तो बट उसका इम्पैक्ट एकदम 100% पड़ता है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए वार हो रहा है, तो इसमें जो भी मान लीजिए आप देख रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन हुआ या इतने डेंजरस चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में मिली हैं, एरोसोल का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हुआ, तो वो सारा चीज़ों का असर आज नहीं तो कल 6 महीना 8 महीना साल भर में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है। और क्योंकि जो मैंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो सारे सिस्टम है वो आपका वेस्ट की तरफ से आ रहा है, तो उसमें पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हम लोग वेदर में कोई बाउंड्री नहीं है। तो अगर कोई सिस्टम अरेबियन सी से बना है, वो पाकिस्तान हिट करेगा कि इंडिया हिट करेगा, हम लोगों को सब जगह देखना पड़ता है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये इसी बात के बारे में मैं कह रहा था, जो पश्चिमी विक्षोभ अब हमारे भारत के मौसम को बहुत असर डालता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या है, इसको कैसे हम अपने दिमाग में प्रोसेस करें कि क्या है? देखिए, पश्चिमी नाम से हम लोग समझ गए कि पश्चिम से आ रहा है। विक्षोभ हो गया डिस्टर्बेंस मतलब अभी जो चल रहा है उसको वो डिस्टर्ब करेगा वेदर फेनोमेना को। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो उसमें क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि एक सिस्टम है जिसमें काफ़ी मॉइस्चर है साथ में, और वो जब सिस्टम अप्रोच करेगा तो हमारे यहाँ का जो मेन एरिया है वहाँ प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा, और उस वजह से जो अपर रीचेज हैं वहाँ बर्फबारी और लोअर रीचेज हैं वहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलता है। और जो इसका जो बारिश के बाद में जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाता है तो हम लोगों को ये फॉग देखने को मिलता है। तो ठंडे के टाइम इसका ज़्यादा असर देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है, इससे हरियाणा पंजाब में जो हम लोग गेहूं की खेती देखते हैं, ईस्ट यूपी में या मतलब वेस्ट यूपी में जाकर खासकर बात करें, तो ये जो बारिश है वो काफ़ी मदद करता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इसके वजह से भी आप सोचिए कि उस एरिया में क्योंकि ये बारिश होता था और इस चलते वहाँ गेहूं की खेती ज़्यादा होती थी। बट हाल के दिनों में ये क्या देखा गया कि उसका इंड्यूस्ड इम्पैक्ट है वो हम लोगों को भी, बिहार झारखंड वाले एरिया को भी इम्पैक्ट करने लगा है। लास्ट 20-25 सालों में इसका इम्पैक्ट हम लोगों को भी थोड़ा देखने को मिलता है। राइट। तो ये इस तरह के हालात पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बनते हैं। जो नीचे के हिस्से हैं वो काफ़ी कुछ जो समुद्री हवाएं हैं उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। जो नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे तमिलनाडु, केरला, ये जो राज्य हैं, बिहार झारखंड को ज़्यादा जो बंगाल की खाड़ी है उसको भी वो भी असर डालती है। बंगाल की खाड़ी हम लोग से नज़दीक है, अरब सागर हम लोग से दूर है। तो जो अरब सागर से अगर कोई जैसे पश्चिमी विक्षोभ है, अगर वो काफ़ी इंटेंस है तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम क्या विक्षोभ एक टाइप से ना लो प्रेशर सिस्टम आप समझ लीजिए इसको। ये एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा या एज ए ट्रफ होगा। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन में लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन मैंने देखा है लोगों को कि साइक्लोनिक सुनते हुए साइक्लोन सोच लेते हैं। साइक्लोन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत अलग है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि जो हवा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में बह रही है। अच्छा, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज जो हवा बह रही है, ये हम लोगों के लिए जो मौसम में चेंजेस हैं या बारिश के लिए अनुकूल स्थिति लेके आती है। तो अगर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर नीचे लेवल पे है तो सर्कुलेशन हो गया, अगर काफी ऊपर लेवल पे है तो ये जो सर्कुलेशन जो क्लोज होता है, ये क्लोज ना होते हुए थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ये भी एक निम्न दबाव का ही क्षेत्र है। तो ये जब भी अगर पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वेस्ट से आ रहा है, तो वेस्ट में अरब सागर से अगर मॉइस्चर लेके आ रहा है तो वो जैसे ही ये सिस्टम एमपी के आसपास में पहुंचता है, तो क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम है, हम लोग हवा जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, तो बंगाल की खाड़ी से भी जो हवा है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि इसके कारण दोनों सागर का जो मॉइस्चर है वो मिल के काफ़ी ज़्यादा बारिश भी कई बार देखने को मिलता है कि एमपी साइड में या हम लोग साइड में भी थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिलता है कि काफ़ी बारिश भी हो जाती है। बारिश होती है। अभी तक का जो मानसून है 2025 का, उसकी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक में जो मानसून है, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से पूरे झारखंड में मानसून काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, और ये ऐसे ही आगे अच्छे चलने की संभावना जताई जा रही है। थोड़ा सा जैसे देखिए, कुछ जो समस्याएं हम लोगों को आ रही हैं, एक तो सिटीज़ में आ रही हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जल जमा हो जा रहा है। और ये चीज़ हम लोग को ध्यान देने की बात है कि जो हम लोग का रांची समेत जो छोटा नागपुर का इलाका है, यहाँ पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी बारिश हो रही, पहले भी होता था। बट ये बारिश निकल जाता था, ये घाटी में चला जाता था।
बट क्योंकि जो हम लोगों का आज के दिन में जैसी हम लोग देख रहे हैं कि सिटी जिस टाइप से डेवलप किया है, तो उस टाइप में कई जो छोटे छोटे जो चैनल्स हैं जहाँ से पानी जाता था उसको लोगों ने ब्लॉक कर दिया, वहाँ घर बना लिया, तालाब उलाब को बंद कर दिया जहाँ पहले पानी आता था। तो अब वैसे इलाकों में जो नीचे इलाकों में जो थे, जो पुराने नदियों के इलाकों में थे, वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो जब भी वहाँ पानी आएगा तो उन इलाकों में पानी बहेगा। आप देखिएगा कि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ उस टाइप का डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ अभी भी पानी का जल जमाव नहीं हो रहा है उस टाइप से। बट जो शहरी क्षेत्र हैं, जो निचले इलाकों में पड़ जाते हैं, जो वैसे इलाकों में थे जहाँ पहले पानी पूरा भरा रहता था बट अब वहाँ सेटलमेंट हो गया है, तो उस टाइप से ये दिक्कतें ज़्यादा वहाँ पे हो रही हैं। दूसरी जो सब्जियों की खेती है उसमें उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें जल निकासी की जो है वो प्रावधान करना चाहिए लोगों को। बट खरीफ के लिए ओवरऑल थोड़ा सा कुछ इलाकों में बिछड़े लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट शेष इलाकों में खरीफ के लिए ये जो बारिश है, ये बारिश लाभदायक है। और अगर बिछड़ा वो अच्छे से लगा लेते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उपयुक्त माहौल बन रहा है। अभिषेक सर, एक और जानकारी हमें चाहेंगे कि जो आम लोग हैं जो रोजाना मौसम के बारे में हालचाल जानना चाहते हैं, काफी कुछ वो मीडिया हाउसेस की तरफ आते हैं, कई बार वे अन्य जो साधन उनको दिखाई देते हैं या गूगल पर कई बार भ्रामक जानकारियां होती हैं उन पर भरोसा कर लेते हैं। तो आप कुछ ऐसे सोर्सेस का जिक्र करेंगे जिससे कि आम जो लोग हैं वहां पर जाकर के अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकें मौसम से रिलेटेड। देखिए, मौसम केंद्र रांची का अपना वेबसाइट है और एकदम टाइमली अपडेटेड रहता है। उसमें जाके आप ड्रॉप डाउन में अपने हिसाब से आपको कृषि के लिए जानकारी चाहिए, नॉर्मल वेदर की जानकारी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का फोरकास्ट चाहिए, क्या वार्निंग है वो चाहिए, और GIS मैप चाहिए, जो मैप से भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ये है। सैटेलाइट का क्या स्थिति है वो देखने को मिल जाता है, रडार का क्या स्थिति है वो देखने को मिल जाता है। तो ये जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल रही है, पहला चीज़ है। दूसरा, सारा सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं और टाइमली अपडेटेड है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, चाहे व्हाट्सएप में भी बात किया जाए तो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, तो उसमें भी लोग जुड़ सकते हैं। और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रुप बनाया हुआ है, जिनके द्वारा वो भी सारे जुड़े में सारी जानकारी मिलती हैं। सारे प्रशासन को व्हाट्सएप के द्वारा और ईमेल के द्वारा सारी जानकारियाँ मुहैया कराई जाती हैं। तो आप जो भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो सब जगह पे मौसम केंद्र रांची का अपना ब्रॉडकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सचेत और दामिनी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ऐप है आपके पास में तो आपको हर टाइप का जो वार्निंग है, चाहे पीला वार्निंग है, येलो वार्निंग है, ऑरेंज है, रेड है, सब मिलता है। मैसेजेस में आपको पीला वार्निंग नहीं मिलता है, आपको मैसेजेस में ऑरेंज या रेड मिलता है। तो आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एरिया स्पेसिफिक वो रहेगा। आप कल मान लीजिए बिहार जा रहे हैं तो वो बिहार के हिसाब से आपको बताएगा। कल कोई बिहार का आदमी अगर रांची में आता है तो उसको रांची का वेदर बताएगा। वो लोकेशन को आपको इनेबल करना पड़ता है, लोकेशन परमिशन को, वो लोकेशन स्पेसिफिक है, वो देख करके खुद ही अपने हिसाब से आकलन करके। हाँ, फिर मौसम ऐप है, आप मौसम ऐप है जनरल फोरकास्ट के लिए पूरे भारत के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें आप अपने एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में मेघदूत ऐप है जो कि किसानों के लिए है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें किसान के साथ में फोरकास्ट के साथ में परामर्श देते हैं। हम लोग हर मंगलवार और हर शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत कृषकों को परामर्श देते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर से हमारा टाई अप है, जिसके प्रज्ञा केंद्र जो आप जानते हैं, उनके 42,000 वॉलंटियर्स के थ्रू में जो मैसेजेस हैं, जो वार्निंग्स हैं, ये सारे लोगों तक पहुंचते हैं। तो हम लोग आज के दिन में पंचायत स्तर तक पहुंच गए हैं, ग्रामीण स्तर तक पहुंच गए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिमोट लोकेशन तक भी और उनके लैंग्वेज में पहुँचें। तो ऐसा हम लोगों का प्रयास अभी जारी है। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अगर मौसम विज्ञान जो है वो अगर काम करना बंद कर दे, जो मौसम विभाग है भारत का, जो भारतीय मौसम विभाग है, वो काम कर देते तो कहाँ पर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा? मुझे लगता है हवाई जहाज उड़ना बंद हो जाएगी। हवाई जहाज उड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, और ऐसे आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा बताता है। आज के दिन में जो कोई साइक्लोन आता है तो इंडिया उन देशों में है, अग्रणी देशों में है, जिसमें कि हम लोगों ने 0 कैजुअलिटी भी रीच किया है, और बहुत ज़्यादा होता है तो सिंगल डिजिट में होता है। तो आप सोचिए कि कितना हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट में ये काम किया है, साथ मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट के, कि अर्ली वार्निंग से
हम लोगों ने लोगों की जान माल की हानि को बचाया है। और ये सिर्फ साइक्लोन में नहीं है, थंडरस्टॉर्म में। तो आप देखिए जैसे जैसे मौसम विभाग उन्नत हो रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग मोर अवेयर हो रहे हैं और लोग उतने ही सजग हो रहे हैं। साथ साथ में प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब लोगों की सहभागिता से हम लोग जो भी डिजास्टर है उसको टैकल करने में आज ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा तैयार हैं। बेहतर है। अभिषेक सर, हम बात कर रहे थे भारतीय मौसम के बारे में, खास तौर पर बिहार और झारखंड के क्षेत्र के बारे में। कई तरह की आपने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में बातों को रखा। जो लोग मौसम विज्ञान से थोड़ा जो कनेक्टेड हैं वो तो शायद महसूस कर ले जाएंगे, चीज़ों को जान जाएंगे, जैसे ट्रफ लाइन क्या होती है, जैसे कि जो लोअर सिस्टम बनते हैं, प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं, वो क्या होते हैं। आपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बारे में भी बात रखी, कई सारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को आपने रखा। इन सब के बारे में अगर आपको और विस्तार से जानना है, क्योंकि अगर एक एक के बारे में पूछेंगे तो कई घंटे तक हमें अभिषेक सर से बात करनी पड़ेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कभी कि फिर एक बार बुला करके किसी एक छोटे टॉपिक पर, या इस तरह से छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स पर आपसे अलग से उनके बारे में विस्तार से जानकारी लें। फिर भी अभी चलते चलते आपसे एक दो बातें और रह जाती हैं कि जो बारिश होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश का आशय क्या हुआ, उस किस तरह से उसको नापते हैं, मापते हैं कि बारिश कितनी हुई है और उसका असर क्या पड़ने वाला है लोगों में। देखिए हर जगह की बारिश अलग अलग होती है, उसका असर भी अलग अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश है, आप जैसे देखते हैं कि शिलोंग हो गया, वहाँ पे जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है मौजनरम, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वो जो बारिश है उस एरिया के लिए, क्योंकि वो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और चेरापूंजी भी साथ में है, तो वहाँ पे जो बारिश है वो घाटी में चली जाती है। उतनी बारिश, अगर उतनी ही बारिश कहीं और इलाके में हो तो जलमग्न हो जाएगा, बट वो एरिया उस टाइप से ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो वेदर सिस्टम है या जो बारिश है, उस हिसाब से ही लोगों का रहन सहन, खान पीन सब कुछ है। हर जगह पे आप यही देखिएगा कि मौसम के हिसाब से ही पहनावा, खान पीन, रहन सहन सब कुछ है। तो बारिश जो होती है उस एरिया के हिसाब से ही लोग ढल जाते हैं, या उसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है या ओरोग्राफी उस टाइप से होती है कि वो बारिश निकल जाती है, जल जमाव उस टाइप से नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने जो चेंजेस आज के दिन में कर दिए हैं, उसके जो छेड़छाड़ किया है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि उस चीज़ों में बदलाव हो रहा है। बारिश कैसे नापते हैं, तो बारिश नापक जो यंत्र है वो मैनुअल भी होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फिश साइज का आप सोचिए कि पतीला ले लिया, आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो उस पतीला फिक्स साइज का पूरे भारत भर में है, उसमें जितनी पानी इकट्ठा हुई बारिश की, उसको आपने फिर नापा कि कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है। तो उस टाइप से ये मैनुअल तरीका हो गया। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में क्या होता है, TBRG होता है, टिपिंग बकेट रेन गेज। तो अब इसमें क्या होता है कि उसमें 0.5 मिलीमीटर या 0.25 मिलीमीटर, एक जैसे आप फलक्रम देखते हैं कि वो दो साइड का है, तो अगर 0.5 मिलीमीटर बारिश हुआ तो ये नीचे झुकता है। जैसे झुकेगा तो वो मैग्नेट पे एक टिप करेगा, तो वो एक काउंटर एक काउंट करेगा। तो जैसे मान लीजिए इस साइड 0.5 गया तो एक काउंट किया, इस साइड फिर झुका तो 1.5 काउंट किया। तो इस टाइप से कितना 0.5 काउंट हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके वो डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देता है कि अगले मतलब पिछले 3 घंटे में इतना हुआ, 12 घंटे में इतना हुआ, 24 घंटे में इतना हुआ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को समझने की, कि जो मौसम का जो हम लोग 24 घंटा बोलते हैं वो सुबह 8:30 से लेके अगला दिन सुबह 8:30 बजे होता है। ये ऐसा नहीं है कि 12 बजे खत्म हो गया। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे आज का तो बोला था, बट ये तो आज सुबह 6 बजे भी हो रहा है। तो ये 8:30 से 8:30 ये 24 घंटा होता है। ये 24 घंटा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8:30 का जो ऑब्जर्वेशन है, 5:30 का ऑब्जर्वेशन। 8:30 का ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को 24 घंटे की बारिश और न्यूनतम तापमान मिलता है। और अगर शाम के में कहें तो शाम में हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है 5:30 का जो ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो ये सिनॉप्टिकली होते हैं। मतलब इंडिया में 8:30 बजे को अगर UTC में टाइम में बोले तो 3 UTC हो गया। इसी तरह पाकिस्तान में 3 UTC, इसी तरह अफगानिस्तान में 3 UTC, इसी तरह अमेरिका में 3 UTC। तो पूरे विश्व भर में जो 3 UTC का डेटा है,
12 UTC का डेटा है, ये पूरा विश्व भर में ट्रांसफर होता है, क्योंकि मॉडल्स जो काम करते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स में जो मॉडल्स होते हैं उसमें डेटा फीड होता है। वो डेटा दो टाइप से होता है, रीजनल मॉडल्स होते हैं, ग्लोबल मॉडल्स होते हैं। रीजनल मॉडल एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं, रीजन के लिए होते हैं, एक देश दो देश या सराउंडिंग एरिया के लिए होते हैं। बट ग्लोबल मॉडल होता है जो पूरे वर्ल्ड का आपको वेदर पैरामीटर्स के बारे में बताता है, फोरकास्ट के बारे में बताता है, और उसके बारे में ये बताता है कि नाउकास्टिंग में तत्कालिक पूर्वानुमान कैसा रहेगा, अगले 7 दिन का कैसा रहेगा, एक्सटेंडेड कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों को देखने को मिलती मिला करके वहाँ से सारी चीज़ें ड्रॉ होती हैं। तमाम जानकारियाँ सुपर कंप्यूटर्स में डाली जाती हैं। पहले उनको हम लोकली नापते हैं, फिर सुपर कंप्यूटर में डालते हैं, उसके बाद जा करके कहीं ये फोरकास्ट हमारे सामने आता है। तो कई ऐसी जानकारियाँ जो भ्रामक होती हैं, जिनके बारे में हम कुछ और सोच रहे होते हैं, उन पर से आपने सर पर्दा हटाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ में आपने बहुत उपयोगी कई जानकारियाँ दी। यह वीडियो जब किसी के व्हाट्सएप चैनल के जरिए या किसी भी माध्यम से आप तक पहुँचेगा तो निसंदेह मौसम को लेकर के आपके मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो आप कंफ्यूजन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कई बार आप लेकर के आ जाते हैं, उससे तो आपको कई गुना राहत मिल जाएगी। आप जान जाएंगे एक्चुअली में कि क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।